नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो आज का क्लास है भाग 3 है। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में मेरा ये तीसरा वीडियो है। मैंने पहला वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों को से किस तरह से पुर्तगालियों ने हमारे भारत पे आया, फिर दूसरा आगमन था डच का, तीसरा था अंग्रेजों का। आज मेरा जो होगा ना कुछ अंग्रेज से संबंधित, साथ साथ चौथा जो आगमन था फ्रांस का था, पांचवा जो था वो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा था छठा ये हो गया, चौथा हो गया फ्रांस का, पांचवा हो गया डेनमार्क का और छठा जो हो गया वो स्वीडन कंपनी थी। उसी को आज मुझे पूरे वीडियो में जो भी 15, 17, 18 मिनट का जो वीडियो आप बनेगा उसको गौर से देखेंगे, काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेगा। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एकदम श्योरली एक कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। अब मैं जो भी बात लिखाया हूँ, उसमें पढ़ाया हूँ और पढ़ा रहा हूँ, उसको एक प्रॉपर नोट बनाइए। एकदम यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देख लीजिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, आपको ये वीडियो तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हुए। चलिए आगे चलते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास का ये मेरा भाग 3 है। उसमें आइए क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होने के बाद इन लोगों ने भारत पर 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र की स्थापना किया, जिसमें प्रथम नाम आता है मद्रास का, दूसरा आता है मुंबई का और तीसरा आता है कलकत्ता का। और तीनों में जो कलकत्ता जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूरे अंग्रेजों का जो ये स्थल जो होता है, ये जो जगह होता है काफी शक्तिशाली होता है और उसी के माध्यम से पूरे भारत पर ये शासन व्यवस्था को लागू करता है। चलिए पहले की बात करते हैं मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये मद्रास और चेन्नई अभी वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी है। उसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1639 ईस्वी में हुआ था। जो मद्रास की जो स्थापना हुई थी वो 1639 ईस्वी में। तो मद्रास को 1639 में चंद्रगिरी एक जगह था, वो चंद्रगिरी से खरीदा गया था। मद्रास यानी अंग्रेज के कुछ कंपनी का कुछ व्यक्ति ने पूछा जाता है मद्रास को, चंद्रगिरी एक शहर होता है, जगह होता है, उसमें से कुछ पार्ट को खरीद लिया जाता है और उसको मद्रास कहते हैं। तो मद्रास को 1639 में चंद्रगिरी से खरीदा। मद्रास का जो संस्थापक माना गया है ना वो फ्रांसीसी डे को माना गया। दोस्तों पूछा जाता है मद्रास का संस्थापक या फ्रांस की जो मद्रास का जो बैठाया था उसको, जो शहर को बसाने वाला किसने था, तो फ्रांसीसी डे का माना जाता है। मद्रास को घेराबंदी कर लिया जाता है। तो मद्रास के कुछ जगह को, मद्रास में कुछ जगह जिस तरह से चंद्रगिरी से खरीदा जाता है तो उसमें से कुछ जगह को घेराबंदी कर लिया जाता है, उसका मद्रास तो नाम रख दिया जाता है। मगर जिस जगह को घेराबंदी किया गया उसका नाम दे दिया सेंट फोर्ट जॉर्ज रख दिया गया। तो पूछा जाता है मद्रास को जो घेराबंदी कराया गया उस घेराबंदी का नाम क्या है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा गया था। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। मद्रास को जो चारों बगल से ईटा से या जो भी पत्थर से, सीमेंट बालू से इसको घेराबंदी करा लिया गया, उस जगह का क्या नाम रखा गया था, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तीन चार क्वेश्चन हो गया। मद्रास को 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी से खरीदा गया था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसीसी डे को माना गया है और मद्रास को जब घेराबंदी करा दिया गया था तो उसका नाम बदल के सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा गया था। आइए मद्रास के बाद मुंबई की स्थान आती है। मुंबई की स्थापना जो भी वर्तमान में देख रहे हैं बंबई कहा जाता है। मुंबई को पहले बंबई कहा जाता था, अभी वर्तमान में मुंबई बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी और हमारे देश की सबसे बड़ी शहर की बात पूछा जाए या भारत की आर्थिक राजधानी जो है ना वो भी मुंबई को माना गया है। और आज भी इसकी पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थान है मुंबई का। तो कहीं ना कहीं इसकी जो विकास हुई है ना उसमें यूरोपियन देशों का काफी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, पुर्तगालियों का योगदान है, अंग्रेजों का योगदान है। तो चलिए मुंबई की बात करें तो 1661 ईस्वी एक समय आती है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो चार्ल्स जो द्वितीय थे वो अंग्रेज प्रिंस राजकुमार थे, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। उसका जो विवाह होता है ना वो कैथरीन से होती है। कैथरीन वो पुर्तगाल की राजकुमारी थी।
शादी होने के उपरांत जो मुंबई है ना अभी वर्तमान में, उसको दहेज स्वरूप इस चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है 1661 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में 7 साल के बाद कंपनी इस महाराजा से, राजा से, चार्ल्स द्वितीय से 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से उस मुंबई को खरीद लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लिखा हुआ है 1661 में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह होने पर दहेज स्वरूप दिया गया था। यानी मुंबई, पूरे मुंबई शहर को चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी जब किया तो दहेज रूप मुंबई दे दिया गया था 1661 ईस्वी में। मगर 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक कर देकर कंपनी ने मुंबई को ले लिया। मुंबई का संस्थापक, दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है, जिस तरह से मैंने अभी बताया मद्रास का संस्थापक फ्रांसीसी डे को माना गया है, उसी तरह से मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगीकार को माना गया है। याद रखिएगा, मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगीकार को माना गया है। चलिए कलकत्ता की बात करें। जिस तरह से अंग्रेज का 3 महत्वपूर्ण केंद्र था, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से काफी सदृढ़ और आर्थिक रूप से सबसे सदृढ़ जो शहर था, केंद्र था ना, वो कलकत्ता था। अभी वर्तमान में कलकत्ता महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है भारत सरकार की, भारत की बंबई है, दिल्ली है। लेकिन जब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था हमारे भारत में चल रहा था, उस समय की बात किया जाए तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में कलकत्ता को माना गया। तो कलकत्ता की जो बात किया जाए ना, तो सबसे पहले कलकत्ता को 1200 रुपया में खरीदा था अंग्रेज लोगों ने। किससे खरीदा गया था, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, जॉर्ज चार्नक एक व्यक्ति थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे, जो 1200 रुपया में देकर मुगल राजकुमार अजीम उन शान, पूछा जाता है बंगाल यानी कलकत्ता को किससे खरीदा गया था, तो अजीम उल शान एक प्रकार की मुगल राजकुमार था। किसके द्वारा खरीदा गया, जॉर्ज चार्नक के द्वारा। कितना में खरीदा गया, तो 1200 रुपया में। तो जॉर्ज चार्नक ने 1200 रुपया देकर मुगल राजकुमार अजीम उन शान से 3 गांव खरीदा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता के जो अभी बना हुआ है 3 गांव से बना हुआ है, कोलिकाता, सूतानाथी एवं गोविंदपुरी। अभी वर्तमान जो कलकत्ता देख रहे हैं ना आप, इसका तो काफी विकास हो गया, मगर जब कलकत्ता की बात किया जाए तो वह 3 गांव 1200 रुपया में, जब जॉर्ज चार्नक ने 1200 रुपया में अजीम उन शान से खरीदा था, तो 3 गांव खरीदा था, कोलिकाता, गोविंदपुरी और सूतानाथी। और तीनों को क्या किया, अंग्रेज लोग ने एक घेराबंदी करा लिया, और घेराबंदी करा के उसका नाम दे दिया गया कलकत्ता। और उस घेराबंदी करने के बाद उसका जो नाम दिया गया था ना, वो फोर्ट विलियम दिया गया था। तो वहां लिखा हुआ है, जॉर्ज चार्नक ने 1200 रुपया देकर मुगल राजकुमार अजीम उन शान से 3 गांव कोलिकाता, सूतानाथी और गोविंदपुरी को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना 1698 ईस्वी में किया करते हैं। तो कलकत्ता की स्थापना कब किया गया था, तो 1698 में कर दिया गया था। कलकत्ता को घेराबंदी करा के उसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया गया था। अब एक कलकत्ता के संस्थापक की भी बात किया जाए तो कलकत्ता के जो संस्थापक थे ना, तो जॉर्ज चार्नक को माना गया। तो देखिए यहाँ देखिए, मद्रास का संस्थापक फ्रांसीसी डे को माना गया है। मुंबई का जो संस्थापक है वो गेराल्ड अंगीकार को माना गया है। और कलकत्ता का जो संस्थापक है ना, जॉर्ज चार्नक को माना गया। काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो जितना चीज बताया है ना, आज हमारे देश के ये 3 महत्वपूर्ण शहर है, उसकी स्थापना के बारे में मैंने बताया। इसके बारे में जहां तक हुआ मैंने प्राचीन जो इसका इतिहास है उसके बारे में मैंने बताया। कोशिश करते हैं आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अब हमारे देश में, अंग्रेज के बाद जो आते हैं ना हमारे देश में व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए यूरोपियन देशों के रूप में वो फ्रांस आते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है अंग्रेजों के बाद हमारे देश में किस देश का आगमन हुआ था, तो फ्रांस का हुआ था। आइए, भारत में चौथा यूरोपियन देश का आगमन फ्रांस। दोस्तों आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए, कमेंट कीजिए। कोई समस्या हो तो मैं उसे कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसे सुधारने के लिए। और अच्छा लगे तो आप दूसरे व्यक्ति को इस वीडियो को देखने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जो बच्चे आधुनिक भारत का एक सीरीज के रूप में देखना चाहता होगा, संपूर्ण भारत की आधुनिक भारत का ज्ञान लेना चाहता होगा, तो उसको आपके माध्यम से इस चैनल पे काफी आसानी से मिलेगा। दोस्तों ये काम आप जरूर करेंगे। आइए, हमारे देश में चौथा यूरोपियन देश जो था ना वो फ्रांस था। तो चलिए, फ्रांस की कंपनी का, जिस तरह से अंग्रेजों की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी, उसी तरह से फ्रांस की जो कंपनी हमारे भारत में आया
उसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक प्रकार की सरकारी कंपनी थी। हमारे देश में 6 देश आया हुआ था विभिन्न कंपनियों के लेकर, मगर सभी का सभी जितने भी कंपनी था वो सभी का सभी सरकारी कंपनी था। बट एक जो कंपनी थी प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एकमात्र प्राइवेट कंपनी थी। और पूरे भारत को तो हराया ही, पराजित तो किया ही। हमारे देश में जितने भी यूरोपियन शक्ति हमारे भारत में यूरोप व्यापार करने के लिए आया था उसको भी पराजित कर देता है और पूर्ण रूप से भारत में कुछ क्षेत्र को छोड़ के पूरे के पूरे राजनीतिक और एकाधिकार व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो आइए, भारत में चौथा यूरोपियन देश का आगमन जो हुआ फ्रांस के रूप में हुआ था। फ्रांस की कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी स्थापना जो किया था ना लुई 14वां। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ की कार्यकाल में होती है, उसी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई ना, उस समय फ्रांस का जो राजा था ना, शासक था ना, वो लुई 14वां था। और साथ साथ लुई 14वां का एक प्रधानमंत्री, जो लुई 14वां शासक था, उसका टोटल जो कार्य करता था कोलबर्ट के सहयोग से। तो पूछा जाता है जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो लुई 14वां और उसके पीएम कोलबर्ट के सहयोग से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। आशा करते हैं दोस्त समझ रहे होंगे। मैं काफी विस्तृत में कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा नहीं सर जो है काफी डिटेल्स में इस चीज को पढ़ाते हैं, क्योंकि वन लाइनर नहीं। आप किसी एग्जामिनेशन में बैठिए तो किसी तरह का क्वेश्चन कोई पूछे ना, किसी तरह का क्वेश्चन सेट करे ना, तो आप यदि वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे तरीका से एक कॉपी बना लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो श्योरली 100% के साथ आप फिर कभी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहा था, कब तक रहा था, तो वह 1954 तक रहा था। वो पांडिचेरी को, जो हमारे अभी देश के केंद्र प्रशासित राज्य है पांडिचेरी, उस पर उसका अधिकार था और वह 1954 में गया था। कुछ ऐसा नहीं, कुछ सहमति के साथ, कुछ सहयोग के साथ सैनिक कार्रवाई नहीं करना पड़ा भारत सरकार को। कुछ हस्ताक्षर के बाद 1954 को पूरी तरह से भारत को ये खाली कर देता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस और पांडिचेरी पर सिर्फ इसका अधिकार आता है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री खोला था, कहाँ खोला था, तो सूरत में खोला था। कब खोला था, तो 1668 ईस्वी में। तो पूछा जाता है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल ने अपना प्रथम फैक्ट्री खोला था, उसी तरह से पूछा जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो आंसर होगा सूरत में 1688 में। और वहीं पे हमसे ये पूछा जाए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस के द्वारा भारत में या दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था, तो मेरा आंसर होगा मसूलीपट्टनम 1669 ईस्वी में। तो यहाँ देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री दक्षिण भारत में कहाँ खोला था। यदि भारत में पूछा जाएगा तो सूरत, और सेम टू सेम अंग्रेजों के द्वारा भी यही हुआ था। अंग्रेजों ने भी पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था और दूसरा फैक्ट्री या पहला दक्षिण भारत में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला था। उसी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दूसरा फैक्ट्री जो होता है या दक्षिण भारत में जो अपना पहला फैक्ट्री खोलता है मसूलीपट्टनम 1669 में खोलता है। आइए अब पांडिचेरी की स्थापना किया था, तो पूछा जाता है फ्रैंक मार्टिन ने किया था। पांडिचेरी जो कि हम जानते हैं 1954 तक फ्रांस का उस पर अधिकार आता है। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था, तो फ्रैंक मार्टिन ने 1673 ईस्वी में। और अभी जो पांडिचेरी है उसको घेराबंदी करा लिया गया था और घेराबंदी कराने के बाद उसका नाम रख दिया गया था पोर्ट लुई। पूछा जाता है पोर्ट लुई किसका अधिकार में था, तो फ्रांस का अधिकार में था। जिस तरह से कलकत्ता को घेराबंदी करा के फोर्ट विलियम रखा गया, मद्रास का घेराबंदी कराने के बाद सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा गया, उसी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपका जो पांडिचेरी है उसको जो घेराबंदी कराने के बाद उसका नाम दे दिया गया पोर्ट लुई। कोशिश करते हैं दोस्त आप लोग समझ रहे होंगे। अब आइए हम जानते हैं जिस तरह से अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बंगाल था, उसी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थान था चंद्रनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसीसियों के लिए महत्वपूर्ण क्या था, चंद्रनगर। यह बंगाल का एक क्षेत्र था
उसने उसने यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब के मामा एक थे शाइस्ता खां, उससे कुछ पैसा देके कुछ धन लेके ये चंद्रनगर को खरीद लेता है। हम जानते हैं चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, और ये जो औरंगजेब का जो मामा था शाइस्ता खां, उसको अंग्रेज से पटता नहीं था, उसकी विरोध करने के लिए ये जगह दिया गया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए अब क्या होता है, धीरे धीरे फ्रांस का भी जिस तरह से अंग्रेजों का काफी विकास होता है, जिस तरह से अंग्रेजों के पूरे भारत में विकास होता है तो गवर्नर वाइसराय जनरल गवर्नर की नियुक्ति करती है, उसी तरह से जब फ्रांस का क्षेत्र विकास होता है तो वहां पर गवर्नर की नियुक्ति किया जाता है। तो पूछा जाता है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का क्या नाम था, तो डुप्ले। ये काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ये चाहते थे पूरे भारत में मेरा विकास हो, मेरा राज हो, मेरा राजनीतिक सत्ता हो। उसी क्रम में क्या होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है और कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। छोटे तो हम लोग चलते हैं। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने पूरे भारत को, दक्षिण भारत को विजय करना चाहता था मगर हो नहीं सका। चलिए आगे चलते हैं। उसी क्रम में एक वांडीवास का युद्ध होता है, जिस तरह से हम लोग बेदरा का युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था, उसी तरह से एक वांडीवास का युद्ध होता है दोस्तों। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और वह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय होता है, फ्रांसीसी पराजित होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा चीज है। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760। पूछा जाता है वांडीवास का, इस बार 66वां बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें पूछा था वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, इसमें अंग्रेज लड़ा था, और अंग्रेज के तरफ से जो सेनाध्यक्ष था वो आयरकुट था, और फ्रांसीसी के तरफ से जो सेनाध्यक्ष होता है, जो सेना के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, वो काउंट डी लेली था, लेकिन पराजित होता है फ्रांस। और चलिए अब आइए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कब कब हुआ था। मैं अगला जो वीडियो बताऊंगा ना उसमें श्योरली है, 100% है, मैं इसको जिक्र करूंगा आप लोग को, क्योंकि हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कुछ सवाल छोड़ता हूं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब होता है, उसके बारे में आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आगे चलते हैं। अब आइए, जब फ्रांसीसी चौथा देश होता है तो इसके बाद दो देश और आता है, एक डेनमार्क आता है और एक स्वीडन आता है। उसका काफी विकास नहीं होता है, अंततः वो छोड़ के चला जाता है, अंग्रेजों के हाथे अपने जितनी भी कंपनियां होती है वो अंग्रेज को देती है और पुनः अपना देश से चला जाता है। तो चलिए, भारत में पांचवा यूरोपियन देश कौन था, तो पूछा जाता है डेनमार्क। यानी या ऐसे पूछ सकता है फ्रांस के बाद हमारे देश में कौन सा देश व्यापार करने के लिए आया था, कौन सा देश, तो हमारा आंसर होगा डेनमार्क। या पांचवा, भारत में पांचवा यूरोपियन देश कौन था, तो डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा जो कंपनी बनाया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। तो पूछा जाएगा, यहाँ दो तीन क्वेश्चन है। भारत में पांचवा यूरोपियन देश कौन आया था, तो डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा कौन सी कंपनी बनी हुई थी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1616 ईस्वी में। तीन क्वेश्चन है दोस्तों। और लास्ट में हमारे देश में जो आता है, या अंतिम में, या छठा, इसी तरह से भी कह सकते हैं, हमारे देश में छठा यूरोपियन देश कौन आया था, या हमारे देश में अंतिम यूरोपियन देश कौन आया था व्यापार करने के लिए, तो हमारा आंसर होगा यूरोपियन देश स्वीडन। और स्वीडन के द्वारा जो बनाया हुआ कंपनी था उसका नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसकी स्थापना हुआ है 1731 ईस्वी में। तो हमारा देश में जो अंतिम आया था व्यापार करने के लिए वो था स्वीडन कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुआ था 1731 में। और अंत में हमारे देश में जो आता है वो ये था, और हम जानते हैं भारत में जो सबसे प्रथम व्यापार करने के लिए आता है वो पुर्तगाल आता है 1498 में, वास्को डी गामा के रूप में। वहीं से शुरुआत होती है और अंततः यहाँ पे स्वीडन की कंपनी जो होती है वह अंतिम हो जाती है। लेकिन हमारे भारत में सभी कंपनी तो चली जाती है, ये भी चली जाती है, ये भी चली जाती है, डच भी चली जाती है, लेकिन तीन कंपनी जो है हमारे देश में व्यापार करते करते राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लेता है, जो पुर्तगाल के द्वारा अंत तक 1961 तक गोवा को, दमन को और दीव को अपने कब्जा में रखता है 1961 तक। फ्रांस के द्वारा 1954 तक
पांडिचेरी को अपने पास रखता है और अंग्रेज जितने भी शेष भारत बचा हुआ था उसको अंग्रेज रखता है 1947 में। तो इस क्रम में और देखा जाए तो हमारे देश में ये लोग काफ़ी शोषण किया है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो कुछ कहिएगा, यानी कुछ कमी लगे तो कुछ करना होगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगता है, बहुत बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मुझे जानकारी सब चीज़ मिलती है। मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोग को इसी तरह से वीडियो देता रहूँ। मेरा ये तीसरा वीडियो है। अब मैं चौथा वीडियो डालूंगा उत्तर मुगल कालीन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला वीडियो मैं बताऊंगा जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे जो शासन करते हैं और मुगल वंश का तो ऐसे मुगल साम्राज्य का तो अंत हो जाता है। यही मुगल साम्राज्य का जब अंत होता है जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और अंत में मुगल वंश का जो खत्म होता है वहां तक हमारा अगला वीडियो बनेगा। इसका भी 2-3 वीडियो बनेगा पार्ट 4, 5, 6 में। ये यदि आप देख लीजिएगा तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद और मुगल वंश की खत्म होने के बीच में भारत में किस तरह से ये लोग शासन व्यवस्था किया और अंग्रेज का इसमें क्या बीच में आ जाती है, किस तरह से योगदान होता है, अंग्रेज किस तरह से हमारे देश पे राजनीतिक सत्ता को हथियाता है, उसके क्रम में उसी सब को हम लोग जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अंत तक वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।